हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी साहित्य दर्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट हिंदी का एनटीए यूजीसी नेट के अंतर्गत इकाई 8 में जो 14 नाटक हमारे सिलेबस में लगे हैं उनको हम एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। आज का हमारा जो पहला नाटक है वो है अंधेर नगरी, जो भारतेंदु हरीशचंद्र जी द्वारा लिखा गया है। भारतेंदु हरीशचंद्र जी का जन्म काल 1850 से 1885 के बीच में है और इन्होंने अपनी ये जो रचना है नाटक अंधेर नगरी ये 1881 में लिखा है। अंधेर नगरी राष्ट्रीयता का संदेश है। यह लोक कथा पर आधारित नाट्य रचना है। भारतेंदु जी ने अपनी इस रचना में राज व्यवस्था, उच्च वर्गों की खुशामदी तथा जाति प्रथा की आलोचना की है। ये एक प्रसंग है जिसका उद्देश्य लालची व चौपट राजा की परिणति का वर्णन करना है। यह नाटक एक हास्य व्यंग्य नाटक है और इस नाटक में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि राज्य में चौपट राजा जैसा शासन हो, जहाँ पे विवेक अविवेक का भेद ना किया जाए, उस राज्य की प्रजा कभी भी सुखी नहीं रह सकती। यह नाटक अंधा कानून, अंध व्यवस्था एवं अराजकता का प्रतीक है। इसमें कुल जो दृश्य हैं वो 6 दृश्य है। सबसे पहले हम नाटक के पात्र योजना के बारे में पढ़ेंगे। जो आता है प्रथम दृश्य में कौन कौन से पात्र आते हैं। पहले जो पात्र आते हैं वो है महंत जी, जो गुरु जी हैं और इनके 2 शिष्य हैं, नारायण दास व और दूसरा गोवर्धन दास। द्वितीय दृश्य में जो पात्र है वो है नारंगी वाला, कुंजडिन, कबाब वाला, हलवाई, मुगल, पाचक वाला, मछली वाला, जात वाला जो ब्राह्मण है, बनिया, गोवर्धन दास और घासीदास चनेजोर गरम वाला। फिर आता है हमारा तीसरा दृश्य जिसमें कौन कौन है पात्र। गुरु महंत जी आते और गोवर्धन दास जी हैं। और चौथे दृश्य में हमारा पहला जो पात्र है वो है पहला सेवक, मंत्री, राजा, नौकर, कुल्लू बनिया, फरियादी, कारीगर, चूने वाला, बिश्ती, गडेरिया, कोतवाल और कसाई। पांचवें दृश्य में जो पात्र है वो है गोवर्धन दास और 4 प्यादे। छठा दृश्य है उसमें भी है गोवर्धन दास है, 4 सिपाही हैं और महंत जो गुरुजी हैं, राजा है, मंत्री और कोतवाल है। ये था पात्र योजना। अब हम इस नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं उनके बारे में जानेंगे। गुरु महंत जी जो हैं वो कौन है? नारायण दास और गोवर्धन दास के गुरु हैं। नाटक के प्रथम दृश्य, तृतीय दृश्य, छठे दृश्य में इनका आगमन होता है। प्रथम दृश्य में गोवर्धन दास तथा नारायण दास के साथ राम भजो का गीत गाते हुए ये आते हैं। और तीसरे दृश्य में गोवर्धन दास जो इनका शिष्य है को अंधेर नगरी में क्षण भर भी ना रहने का निर्णय करना, वो शिष्य को चलने की आज्ञा देते हैं। गोवर्धन दास के ना जाने की बात कहने पर, संकट आने पर गुरु को याद करना कहना। छठे दृश्य में गुरु महंत का अपने शिष्य गोवर्धन दास को संकट से बचाना। गुरु महंत जी जो इस नाटक के एकमात्र विवेकशील पात्र है। गुरु जी का चरित्र नीति एवं उपदेश के प्रतीक के रूप में है। इसमें 2 पंक्तियाँ कही गई है। नाटक के अंत में इनका कथन नाटक के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। जहाँ न धर्म न बुद्धि, नहीं नीति न सुजान समाज। जहाँ न धर्म न बुद्धि, नहीं नीति न सुजान समाज। ते ऐसे ही आपहु नसे जैसे चौपट राज। जिस राज्य में चौपट राजा जैसे राजा हो, जहाँ ना धर्म कोई जानता हो, ना जिसको ना कोई बुद्धि हो, अच्छे बुरे की जहाँ जिस राज्य में समझ हो, ऐसे समाज में हमें नहीं रहना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो हमारे दूसरे पात्र है वो है गोवर्धन दास। गोवर्धन दास जो है गुरु महंत जी का शिष्य है। पहले दृश्य, दूसरे दृश्य में और 5वें दृश्य में और छठे दृश्य में इनकी भूमिका है। गोवर्धन दास इस नाटक में लोभ वृत्ति का प्रतीक है। गुरु की आज्ञा का पालन न करना,
पश्चाताप की अग्नि में जलना। छठे अंक में गुरु से अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करना। गोवर्धन दास के माध्यम से भारतेंदु जी ने पाखंडी साधुओं पर तंज कसा हुआ है। लोभ का पुतला जो पाखंडी साधु का नेतृत्व करता है वो कौन है? गोवर्धन दास। उसके बाद आता है राजा। राजा जो जिसका नाम क्या आता है? चौपट। ये कैसा राजा? एक अन्यायी है और अविवेकी राजा है, जिसको अच्छे और बुरे की कोई समझ नहीं है, एक मंदबुद्धि राजा है। वह चतुर्थ अंक में न्यायकर्ता के रूप में सामने आता है। राजा अपने विवेकहीन आचरण के साथ साथ सबको हास्य रस में सराबोर कर देता है। छठे दृश्य में वह अपनी नासमझी के कारण स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है। और ये कैसा राजा है? विवेकहीन, सनकी मनोदशा वाला और बार बार निर्णय बदलने वाला राजा। इसमें विचित्र दंड विधानदाता इसके रूप में भी काफ़ी फेमस हुए हैं। और अब ये थी हमारी पात्र योजना। अब आती है नाटक की कथा वस्तु। प्रथम दृश्य में महंत जी जो कि गुरु है अपने दोनों शिष्य नारायण दास एवं गोवर्धन दास के साथ राम भजो भाई गीत के गायन के साथ इनका आगमन होता है। गुरु जी अपने दोनों शिष्यों को लोभ बीती से बचने का उपदेश देकर उन्हें दूर किसी सुंदर दिखने वाले नगर में भिक्षा मांगने भेजते हैं। फिर दूसरे दृश्य में क्या होता है? ये जो दृश्य है ये बाज़ार का दृश्य है, जहाँ कबाब वाला, नारंगी वाला, कुंजडिन, पाचक वाला, जात वाला, बनिया आदि की दुकानें लगी हुई है। वे सब अपनी अपनी चीज़ें टकासेर भाव में बेच रहे हैं। ये वही नगर है जहाँ महंत जी ने अपने दोनों शिष्य नारायण और गोवर्धन दास को भीख मांगने भेजा है। गोवर्धन दास इनकी आवाज़ें सुनकर बड़ा आनंदित हो उठता है। जब वहाँ पे गोवर्धन दास जाता है वो वहाँ आसपास के लोगों से पूछता है। लोग उन्हें बताते हैं कि इस नगर का नाम अंधेर नगरी है और यहाँ के राजा का नाम चौपट है। वाह कहकर वह गाने लगता है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। गोवर्धन दास कहता है अंधेर नगरी जहाँ का राजा चौपट है वहाँ पे टक्का शेर भाजी का मोल भी टक्का शेर है, और जो खाजा है कोई मिठाई है उसका भाव भी टक्का शेर है। क्योंकि जब वो वहाँ पे जाता है तो सबसे पहले वहाँ पे आटे का भाव पूछता है, वो भी टक्के शेर का होता है। उसके बाद वो आगे चलकर मिठाई का भाव पूछता है तो वो भी टक्का शेर का होता है। ये सुनकर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो उठता है और उसके मन में लालच आता है कि वो इसी नगर में आगे जाके अपना जीवन व्यतीत करेगा। इसके बाद हम तीसरे दृश्य के बारे में पढ़ेंगे। गोवर्धन दास बाजार से टक्के शेर भाजी से खरीदी 3.5 शेर की मिठाइयाँ गुरु व नारायण दास के सम्मुख रखता है। गुरु जी कहते हैं जहाँ टक्के शेर भाजी व खाजा मिलता हो ऐसे नगरी में रहना कतई ही उचित नहीं है। वो अपने दोनों शिष्यों को कहते हैं सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर का पास, ऐसे देश कुदेश में कबू ना कीजिए बास। महंत जी अपने दोनों शिष्य को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जहाँ पर सभी चीज़ों का मोल एक ही जैसा हो ऐसे कुदेश में हमें नहीं रहना चाहिए। गोवर्धन दास गुरु महंत की शिक्षा के विरुद्ध वहीं रहना चाहता है कि वो गुरु जी की बात नहीं मानता है क्योंकि उसके मन में लोभ आ गया था, इसलिए वो वहीं रहना चाहता था। गुरु व उनका शिष्य नारायण दास जंगल की ओर चले जाते हैं। जाते हुए गुरु जी अपने शिष्य को कहते हैं कि कभी संकट पड़े तो हमें याद करना। फिर आता है चौथा दृश्य, यह राज्यसभा का दृश्य है। इस दृश्य में एक फरियादी राजा से न्याय की गुहार करता है कि उसकी बकरी कल्लू बनिए की दीवार गिरने से मर गई है, उसे न्याय दिया जाए। राजा दीवार को पकड़कर लाने का आदेश देता है क्योंकि राजा इतना मंदबुद्धि होता है कि उसे लगता है कि दीवार को पकड़कर लाया जा सकता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर बकरी दीवार के गिरने से मरी है तो उस दीवार को दरबार पे लाया जाए। मंत्री बहुत चतुर होता है, वो कहता है कि दीवार को पकड़कर नहीं लाया जा सकता, इसलिए राजा उसके भाई, लड़का, कारीगर, चूने वाला, भिश्ती इन सबको वहाँ पे बुलाता है। जब वो सारे वहाँ पे आते हैं तो कल्लू क्या होता है कारीगर पर इल्ज़ाम लगाता है, फिर कारीगर चूने वाले पे, चूने वाला भिश्ती वाले पे, ये सब एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि मेरी वजह से जो है बकरी नहीं मरी है।
अंत में राजा कोतवाल को ही फांसी देने की आज्ञा दे देता है और दरबार बर्खास्त किया जाता है। पांचवें दृश्य में, इस दृश्य में गोवर्धन दास का आगमन होता है अंधेर नगरी में। वो वहाँ पे एक गीत गा रहा होता है, अंधेर नगरी अनबुझ राजा। मिठाई खाते हुए गोवर्धन दास को 4 प्यादे फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाते हैं, क्योंकि जिस कोतवाल को फांसी देने का आदेश होता है उसकी गर्दन बहुत पतली होती है और फांसी में जो है उसका फंदा नहीं आपता। गोवर्धन दास मोटा है, इसलिए उसे फांसी देने का आदेश दिया जाता है। फिर गोवर्धन को पश्चाताप होता है कि उसने गुरु की आज्ञा ना मानकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो अपनी जान बचाने के लिए गुरुजी को याद करता है। छठे दृश्य में क्या होता है, यह शमशान का दृश्य है। गुरुजी यहाँ पर आते हैं। गुरुजी सब जानकर अपने शिष्य गोवर्धन दास के कान में कुछ उपदेश देते हैं। फिर क्या होता है, गोवर्धन दास और गुरुजी दोनों आपस में फांसी के लिए एक दूसरे के साथ होड़ करने लगते हैं। गोवर्धन दास कहता है कि मुझे फांसी दी जाए और गुरुजी कहते हैं कि मुझे फांसी दी जाए। लेकिन इन दोनों की बात सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य होता है कि ये दोनों क्यों आपस में लड़ रहे हैं। गोवर्धन दास और गुरु दोनों फांसी पर चढ़ने के लिए होड़ करने लगते हैं। सभी चकित रह जाते हैं। राजा के पूछने पर जब गुरुजी बताते हैं कि इस समय शुभ घड़ी है, इस समय जो भी मरेगा वह सीधे बैकुंठ जाएगा, राजा यह सुनकर कहता है कि मेरे होते कौन बैकुंठ जाएगा। यह कहकर वह फांसी पर चढ़ जाता है। पर नाटक समाप्त होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नाटक का उद्देश्य। नाटक का पहला उद्देश्य है अंग्रेजी राज व्यवस्था का वर्णन करना। यह प्रश्न अंग्रेजी राज व्यवस्था की कलही बड़े विवेक के ढंग से खोलता है। अंग्रेजों की न्याय दृष्टि और प्रणाली में भी शोषक, शोषित, अपराधी, निरपराधी में कोई भी अंतर नहीं था। आज भी हमारी न्याय प्रणाली की यही स्थिति है। हमारी समकालीन शासन व्यवस्था पर, शोषक वृत्ति पर अंधेर नगरी चौपट राजा एक कड़वा व्यंग्य है। इसमें कुछ 4 पंक्तियाँ दी गई है, जैसे कि चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टैक्स लगाते, चूना पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। सेकंड जो इस नाटक का उद्देश्य है वो है मनबुद्धि राजा की परिणति का वर्णन करना। नाटक के आरंभ में गिरीश रस्तोगी के वचन है, अंधेर नगरी अंधव्यवस्था का प्रतीक है और जो चौपट राजा है वो विवेकहीनता और न्याय दृष्टि के ना होने का प्रतीक है। इस नाटक में गुरु महंत जी ने अपनी 2 पंक्तियाँ कही है, जहाँ ना धर्म ना बुद्धि, नहीं नीति ना सुजान समाज, ते ऐसे ही आप ही नसे जैसे चौपट राज। जिस नगर का राजा बुद्धिमान नहीं होता वहाँ पे प्रजा कभी भी सुखी नहीं रह सकती। इस नाटक का तीसरा जो उद्देश्य है वो है लोभ वृत्ति पर व्यंग्य। इस नाटक में भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने गोवर्धन दास के माध्यम से लोभ वृत्ति पर व्यंग्य किया है। हमारे समाज में कुछ साधु लोभी होते हैं। गोवर्धन दास जो है वो उन्हीं का एक उदाहरण है। इसके लिए महंत जी ने साधुओं का वर्णन करते हुए महंत जी कहते हैं, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी ना कीजिए, या मैं नरक निदान। आगे हम नाटक के विशेष तथ्य के बारे में पढ़ेंगे। इस नाटक के बारे में क्या क्या कहा है। पहले जो आते हैं वो है डॉक्टर रामविलास शर्मा। इन्होंने अंधेर नगरी नाटक को कालजे कृति कहा है। दूसरे गोपीनाथ तिवारी है, इन्होंने इसको शुद्ध प्रसन्न कहा है। तीसरे नंबर पे विपिन अग्रवाल जी हैं, इन्होंने इस नाटक को क्लासिक कृति कहा है। चौथे आते हैं सिद्धनाथ कुमार, जो कहते हैं कि शाश्वत अंधेर नगरी का नाटक है। नेक्स्ट जो आते हैं वो है नेमीचंद्र जैन। नेमीचंद्र जैन जी कहते हैं अंधेर नगरी में यथार्थपरकता और शैलीवद्धता का बड़ा आकर्षण मिश्रण है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी कहते हैं अंधेर नगरी अंग्रेजी राज्य का दूसरा नाम है। इसी के साथ आज का
जो हमारा नाटक था भारतेंदु हरीशचंद्र जी का अंधेर नगरी चौपट राजा, ये समाप्त होता है।